नमस्कार दोस्तों। बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? आवाज आ रही है सभी लोगों को? बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताएंगे। ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जल्दी से बताएंगे बच्चे। सब कुछ ठीक है? चल ठीक है। फिर बच्चे आप सभी को पता है कि आज हमारा सीपीसी का सेशन है और सीपीसी के अंदर हम ऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं। आज जिस ऑर्डर को बच्चे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्डर नंबर 6। ऑर्डर नंबर 6 बच्चे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है मैं बताता हूं उसको। ऑर्डर नंबर 6 के अंदर हम समझते हैं प्लीडिंग्स क्या है। देखो बच्चे, किसी भी केस का आधार होती है प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स का मतलब होता है जो प्लेंटिफ के द्वारा फाइल की जाती है और जो रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट फाइल करता है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है प्लीडिंग का, हमने बच्चे अमेरिकन सिस्टम से और ब्रिटिश सिस्टम से इंस्पायर होकर अडॉप्ट किया है। पर बहुत ही काम का सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम ये समझेंगे कि कोर्ट की जो कार्यवाही है, जो पूरा प्रोसेस हम पढ़ते हैं कि कोई भी केस है, उसकी सुनवाई हो रही है, उसका फैसला आ रहा है, उसके बिना पर होता क्या है, मतलब व्हाट इज एट दी रूट्स, हाउ डज एवरीथिंग स्टार्ट। तो मतलब आज हम कुछ ऐसी बातों को समझेंगे जो ना केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए, बट ये हमको आज ये समझाने का मौका देंगे कि कल को जब हम कोर्ट को ज्वाइन करेंगे, ईदर एज ए जज और एज ए लॉयर और इन वॉट एवर कैपेसिटी पार्ट, अगर क्लाइंट की भी तरह जाओगे, कभी पार्टी की तरह भी जाओगे, तो दीज आर दी पॉइंट्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे चीजों को समझने में। तो आज के टॉपिक की एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंस है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक, वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक। वैसे देखो, ऑर्डर में बातें तो हैं, कई सारी बातें हैं, पर फिर से वही बेनिफिट हमको मिलेगा कि सारी जो बातें हैं दे आर पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो रूल 1 से लेके रूल 18 तक, टोटल 18 रूल हैं, रूल 1 से लेके रूल 18 तक। ये सारे रूल्स सारे बराबरी के इंपॉर्टेंस के नहीं है, बट हाँ, वो एक शरीर की तरह हैं जिसके भी किसी किसी भी अंग को छोड़ा नहीं जा सकता। पढ़ना हमको सब कुछ है, बट हमको दो ही बातें याद रखनी है। पहली बात, हमको समझना है कि हर एक रूल की डिमांड क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू कंप्लाई विद अ पर्टिकुलर रूल, ये सबसे पहले समझना है। दूसरा, हमको ये अपने दिमाग के अंदर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि इस पूरे ऑर्डर के अंदर कौन सी बात कहां पे लिखी है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा इस ऑर्डर के अंदर, क्योंकि ये ऑर्डर में काफी सारी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे जो हमने लास्ट ऑर्डर पढ़ा था उसमें काफी सारे रूल्स थे, पर हमारे बेनिफिट में क्या काम कर रहा था कि काफी रूल्स ऐसे थे जो बिल्कुल ही मतलब बहुत ज्यादा उनमें कुछ नया मटेरियल आ ही नहीं रहा था। वो कुछ गुने चुने रूल्स थे जिन पे हमको ज्यादा फोकस करना पड़ रहा था। यहाँ पे उनकी तादाद, इंपॉर्टेंट रूल्स की तादाद कुछ ज्यादा है। तो आपको उन पॉइंट्स को समझना है, उसको एनालाइज करना है, उसको अपने नोट्स में भी लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिस बात को मैं मानता हूं, जब आप किसी भी ऑर्डर को पढ़ते हो उसके बारे में दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ तो आंसर में जब एग्जाम में एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आप नहीं लिख पाओगे, आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि मैं ये करूं या वो करूं। ठीक है? तो बी वेरी क्लियर, बहुत शांति से सुनना, सबसे प्रायोरिटी पे रखना कि मैं समझूं पहले सर क्या बोल रहे हैं, मेरे को वो समझ में आना चाहिए। और अगर वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है तो साथ के साथ दिमाग में बिठाते रखना कि ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हो, भले ही एक क्लास में हो, भले ही 2 बार देखने में हो, होते हो, तभी माना जाएगा कि हमने अपना एम को अचीव किया है एज फार एज दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इज कंसर्न। जहां तक बात रही इंपॉर्टेंस की, आई कैन लिटरली गारंटी यू, ये एक ऐसा ऑर्डर है जो प्रोसीजरल लॉ के एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा, बट एट द सेम टाइम जब आप जजमेंट राइटिंग करोगे, या अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपसे ड्राफ्टिंग भी मांगते हैं पिटीशन की, या फिर ऐसे सिनेरियोस क्रिएट होते हैं जहां पे प्लेन ड्राफ्ट करने को बोलते हैं या फिर रिटन स्टेटमेंट वगैरह ड्राफ्ट करने को बोलते हैं,
वहां पे भी बहुत ज्यादा महत्व रखेगा ये ऑर्डर। तो आप एक ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हो जिसकी यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है। लॉयर हो या फिर लॉ स्टूडेंट हो, आपको ये बातें पता ही होनी चाहिए। विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इट। आप सभी लोग तैयार हो जाओ, पीसफुली ध्यान से सुनो मैं किस तरीके से कहानी बुन रहा हूं, और उस कहानी को बस पकड़ने की कोशिश करो। उस थ्रेड को होल्ड करो, थ्रेड को होल्ड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ऑर्डर नंबर 6 है। शुरुआत करते हैं इसके रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 सबसे छोटा रूल है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये हमको ये जो एक्सप्रेशन है ना प्लीडिंग, इसका मतलब समझाता है। और मतलब समझाने का इसका तरीका ये है कि दो चीजों को ये प्लीडिंग का पार्ट बताता है। ध्यान से सुनिएगा। एक है प्लेंट, ध्यान से देखिएगा बच्चे, प्लेंट, और एक है रिटन स्टेटमेंट। एक है रिटन स्टेटमेंट। बच्चे मैं आज आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी दूंगा जो आपके लिए जानना जरूरी तो है, पर कई बार किताबें या टीचर्स आपसे उस इंफॉर्मेशन को छुपा लेते हैं, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को सब बच्चों को समझ पाना एक चैलेंज है। पर मैं उस वजह से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि मेरी हर बात को समझो, एक बार में चाहे 2 बार में, फर्क नहीं पड़ता, पर समझ में आने चाहिए। बहुत ध्यान से देखना। जहां तक बात प्लेंट की है, इसका मतलब बहुत सीधा सा है, बहुत सिंपल सा है। जो प्लेंटिफ, इसी से निकल के आता है बच्चे शब्द प्लेंट, इसके आगे आई डबल एफ लगा दो, इट इज प्लेंटिफ। जो प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब जो कोर्ट से रिलीफ चाह रहा है, जो कोर्ट को अप्रोच कर रहा है, जिस दस्तावेज के आधार पर, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर वो कोर्ट को अप्रोच करता है, मतलब जिसमें वो अपनी पूरी कहानी लगता है, जो आधार होता है किसी भी केस की शुरुआत का सिविल लॉ के अंदर, उसको कहते हैं बच्चे प्लेंट। क्या कहते हैं? प्लेंट। तो जो प्लेंटिव फाइल करता है केस को इनिशिएट करने के लिए कोर्ट के अंदर, वो कहलाता है प्लेंट। ठीक है, ये इसका ओनली मीनिंग है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। तो कोई कंफ्यूजन के चांसेस नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर इतना समझ में आ गया है तो काफी है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है ये रिटन स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो रिटन स्टेटमेंट है, वैसे इसका जो आम मतलब आप किताबों में पढ़ोगे या जो टीचर्स आपको बताएंगे, इसका मतलब होता है जब प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दी, तो जो हमारा डिफेंडेंट होता है वो जवाब तो देगा ना, उसका जवाब तो देगा ना, उसके खिलाफ जो एलिगेशंस लग रहे हैं उनको डिनाई तो करेगा ना। तो अगर प्लेंटिफ की गाथा है, तो रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट की गाथा होती है। तो रिटन स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें डिफेंडेंट अपनी सारी कहानी को लिख देता है, वो कहलाता है रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट है ये भी लिखित, थोड़ा सा मिसलीडिंग लिखता है तो प्लेंट भी रिटन स्टेटमेंट ही तो है, प्लेंट भी लिख के ही तो दे रहे हो स्टेटमेंट्स को। तो लिटरल ट्रांसलेशन पे मत जाओ। जिस तरीके से इस एक्सप्रेशन को समझा जाता है सीपीसी के अंदर, उससे समझो। प्लेंट हम उस दस्तावेज को बोलते हैं जो प्लेंटिफ फाइल करता है, और आमतौर पर रिटन स्टेटमेंट हम उस दस्तावेज को बोलते हैं जो डिफेंडेंट फाइल करता है। आप 90% सोर्सेस पे अगर देखोगे तो बात यहीं पे खत्म कर देते हैं कि दिस इज व्हाट इट इज, क्योंकि आप सभी को समझ में आ गया, यहां तक तो कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। पर मैं आपको एक लेवल आगे जाके जाता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरे बच्चे समझदार हैं, मेहनती हैं, वो चीजों को समझने के लिए मेहनत करेंगे अपनी तरफ से। मैं आपको बताता हूं कि रिटन स्टेटमेंट का जो मतलब है वो इससे भी आगे जाता है। बच्चे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पर प्लेंटिफ भी रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। कैसे होता है ऐसा? ऐसा होता है तब जब हमारे प्लेंटिफ को किसी भी बात का डिफेंस लेना होता है। वैसे तो नॉर्मल काम डिफेंडेंट का है डिफेंस लेने का, पर कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि जहां पर प्लेंटिफ को किसी बात की जवाबदेही करनी पड़ती है कोर्ट के अंदर, उसको भी हम लोग रिटन स्टेटमेंट के ही एक्सप्रेशन से जानते हैं। किस एक्सप्रेशन से जानते हैं? रिटन स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन से। तो आप जब भी ऐसा लिखेंगे कि रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट के द्वारा फाइल किया जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है।
पर अगर आप लिखेंगे कि रिटन स्टेटमेंट केवल डिफेंडेंट के द्वारा फाइल किया जाता है, ये गलत है। There are circumstances, there are scenarios where the plaintiff can also file a written statement. This is the first point. Now coming to the second point. किसी भी केस में आम तौर पर जो प्लेंट होता है, जो प्लेंटिफ का केस होता है, जो उसका दस्तावेज होता है, वो एक ही होता है। उसमें अगर कुछ बदलाव करने होते हैं तो बदलाव कर सकते हो, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल 17 के अंदर, इसी ऑर्डर के अंदर। पर प्लेंट एक ही रहता है, उसी में जो भी चेंजेस करने पड़ते हैं अगर जरूरी हो तो होते रहते हैं, पर इन दी एंड प्लेंट एक ही होता है। पर किसी भी केस में रिटन स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक सिनेरियो तो ये हो गया कि एक रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने फाइल कर दिया, एक या उससे ज्यादा रिटन स्टेटमेंट प्लेंटिफ ने फाइल कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो एक से ज्यादा हो गए रिटन स्टेटमेंट। पर इससे भी आगे ऐसा भी हो सकता है कि एक डिफेंडेंट ही एक से ज्यादा रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सके, उसको बोलते हैं एडिशनल रिटन स्टेटमेंट। एडिशनल रिटन स्टेटमेंट इसकी नौबत कब आती है? जैसे किसी प्लेंटिफ ने केस फाइल किया डिफेंडेंट के खिलाफ, तो उस समय पर, जिस समय केस फाइल हुआ है, तो सम्मन सर्व हो जाते हैं हमारे डिफेंडेंट पे। डिफेंडेंट को मात्र 30 दिन मिलते हैं और ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के 90 दिन मिलते हैं रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए। अगर कभी कुछ ऐसा हो गया कि इस जल्दबाजी की वजह से कोई महत्वपूर्ण बात छूट गई रिटन स्टेटमेंट में, या फिर कोई ऐसी घटना हुई जो उसके बाद उजागर हुई है, रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ था जनवरी में 2021 के, पर कोई चीज पता चली फरवरी में, मार्च में, तो ऐसी कोई नई घटना को कवर करने के लिए आप एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हो। पर ऐसा कभी प्लेंटिफ के साथ होता है तो वो क्या करता है? वो एडिशनल प्लेंट नहीं फाइल करता, वो जो उसकी एग्जिस्टिंग प्लेंट है उसमें बदलाव करता है। तो दोनों बातों में फर्क है। रिटन स्टेटमेंट में बदलाव भी हो सकता है, इट इज नॉट कि रिटन स्टेटमेंट में बदलाव नहीं हो सकता, बट इफ देयर इज समथिंग न्यू, आप उसके लिए एडिशनल रिटन स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हो, एंड दैट कैन आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस। सो दैट इज हाउ थिंग्स फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से आमतौर पर आम परिस्थितियों में कार्यवाही चलती है और जो भी सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है। ठीक है, अब कई बच्चों को ऐसा मिसलीड होगा। पहले तो ये भी है कि कितने बच्चों ने इंटर्नशिप की है, पहले मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे आज तक लाइफ में इंटर्नशिप करी है, मतलब ऐसा मौका हुआ है उनका देखने का कि प्लेंट क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, कार्रवाई कैसे चलती है। अगर की है तो वाई टाइप करेंगे, अगर आपका कोई भी एक्सपोजर नहीं है तो एन टाइप करेंगे, केवल वाई और केवल एन। इफ देयर इज नो एक्सपोजर, आपके लिए शब्द बिल्कुल नए हैं, मतलब किताबों में पढ़े हैं बट यू हैव नेवर सीन दिस हैपनिंग। ठीक है, जल्दी सभी बच्चे फटाफट से, नेवर सीन इट। ठीक है, तो काफी बच्चे हैं जिन्होंने देख रखा है, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और काफी बच्चे हैं जिन्होंने कभी प्रैक्टिकली देखा नहीं है। इनफैक्ट जिन्होंने नहीं देखा है उनके नंबर ज्यादा हैं। ये बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुखदाई है कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम चल रहा है लॉ का कि बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं है। बच्चों को शुरू से ही उनको भेड़ बकरी बना रहे हैं कि तुमको जुडिशरी करना है तो बस किताब लेके बैठ जाओ। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बच्चे, यू नीड टू चेंज दिस अप्रोच। ठीक है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। चलो वो सब बात की बात है। जिन बच्चों ने लिटिगेशन की है या देखी है कभी, दे विल अंडरस्टैंड दीज आर नॉट द ओनली डॉक्यूमेंट्स इन अ पर्टिकुलर केस। ये केवल यही नहीं होता है, काफी और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। केवल प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट भी नहीं होता है, और भी एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, जॉइंडर, रीजॉइंडर, रिप्लाई। सो दीज आर द फ्यू एक्सप्रेशंस, जो कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट फाइल करता है केस के अंदर। तो एक सवाल ये उठता है कि इन सारे दस्तावेजों का मेंशन क्यों नहीं है इस प्लीडिंग्स की डेफिनेशन में, केवल प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को क्यों डाल रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट पुटिंग द सिचुएशन कि भाई हम जॉइंडर को भी डालें, रिजॉइंडर को भी डालें, ऐसी सिचुएशंस को क्यों नहीं कवर कर रहे, और बाकी के जो दस्तावेज हैं उनको क्यों नहीं डाल रहे?
उसका सिंपल सा आंसर है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, हम लोगों ने प्रोसीजरल लॉ में इनहेरिट किया है प्योर ब्रिटिश सिस्टम। और जो ब्रिटिश सिस्टम का जो प्रोसीजर है सिविल लॉ का बच्चे, है तो वो बहुत बढ़िया, पर वो बहुत स्ट्रिक्ट है। दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल लॉ अगर आपको पढ़ना है तो ब्रिटिश सिविल प्रोसीजरल सिस्टम आप पढ़ लो। हम लोग उसी से इंस्पायर्ड हैं। तो जो ब्रिटिश सिस्टम है वहां पे भी ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी के भी दस्तावेज हो सकते हैं, बट दे ओनली गिव लीगल रिकॉग्निशन टू दीज टू डॉक्यूमेंट्स, कि केवल इनको ही प्लीडिंग की डेफिनेशन में डाल सकते हैं। इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? किसी भी प्लेंटिफ की जिम्मेदारी होती है प्लेंट फाइल करना, किसी भी डिफेंडेंट की जिम्मेदारी होती है रिटन स्टेटमेंट फाइल करना। अगर कोई भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इतना कर रहा है तो ये सफिशिएंट है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी भी मैं चर्चा कर रहा हूं वो सब ऑप्शनल होते हैं, नीड बेस्ड होते हैं, बट दीज आर दी थिंग्स विच आर एसेंशियल, विच आर एज पर द लॉ। अगर ये नहीं करोगे देन यू आर गोइंग टू बी एट द लूजिंग साइड, जो आपके केस पर बुरा प्रभाव डालेंगे। तो केवल इन्हीं को रिकॉग्निशन मिली है एज प्लीडिंग्स। ठीक है, तो ये है बच्चे रूल नंबर 1 कि प्लीडिंग के अंदर कौन कौन आता है, प्लेंट आता है और रिटन स्टेटमेंट आता है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 पहला सबसे महत्वपूर्ण रूल है जो प्लीडिंग्स के बारे में है। वो बोलता है कि जो प्लीडिंग्स हैं वो मटीरियल फैक्ट्स बताएंगी, मटीरियल फैक्ट्स बताएंगी, एविडेंस नहीं, साक्ष्य नहीं। तथ्यों को बताना है, साक्ष्य को नहीं बताना। ये बड़ा महत्वपूर्ण रूल होता है, ये एक लॉयर का टेस्ट होता है। कोई लॉयर ड्राफ्टिंग में अच्छा तभी कहलाया जा सकता है जब वो रूल 2 को बाय हार्ट फॉलो करता है। और कोई भी वकील बेवकूफ वाला इंप्रेशन दे देता है पहली तारीख को जज के सामने जब वो रूल 2 का वायलेशन करता है। एक्चुअल इट मैटर्स बच्चे। किसी भी वकील ने कपड़े कैसे पहने हैं, वो कितनी ऊंची आवाज में बोल रहा है, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, ये सब फर्क डालते हैं, बट सबसे ज्यादा फर्क डालती है उसकी ड्राफ्टिंग जो उसने की है। अगर वहां पे फंडामेंटल गलती करोगे तो जज के सामने इंप्रेशन गया आपका। ठीक है, तो क्या है, क्या है, हर प्लीडिंग के अंदर केवल और केवल, ये देखिए बच्चे, केवल और केवल वो स्टेटमेंट्स होनी चाहिए जो मटीरियल फैक्ट्स की हैं, जो मटीरियल फैक्ट्स की हैं, जिस पे भी कोई भी पार्टी, फिर वो चाहे प्लेंटिफ हो, फिर भाई चाहे वो डिफेंडेंट हो, जो रिलाय कर रही है। अगर वो प्लेंटिफ है तो अपने किसी क्लेम को रेज करने के लिए डिफेंडेंट के खिलाफ, और अगर वो डिफेंडेंट है तो अपने किसी डिफेंस को रेज करने के लिए प्लेंटिफ के खिलाफ। पर कभी भी चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, अपनी प्लीडिंग्स में, प्लीडिंग्स का मतलब अपनी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में, कभी भी वो एविडेंस के बारे में नहीं लिखेंगी जिस एविडेंस के माध्यम से वो उन तथ्यों को साबित करने वाले हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बच्चों को नहीं समझ में आता, पर मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से सुनो। देखो बच्चे, दो चीजों में फर्क करना सीखो। बड़े बड़े नहीं कर पाते, पर आप सीखो। आप समझना सीखो कि किसी भी केस के अंदर क्या तथ्य है और क्या किसी तथ्य को साबित करने का एविडेंस। ये बड़ा महत्वपूर्ण फर्क होता है। तथ्य का मतलब होता है कोई भी फैक्ट, कोई भी फैक्ट। जैसे मैं कोई फैक्ट अलीज करता हूं कि फलाने व्यक्ति ने मेरी मोटरसाइकिल को मेरे से बिना पूछे चलाया, दिस इज द फैक्ट, ये तथ्य है। अभी इस बात पे नहीं जा रहे कि वो मटेरियल है या नहीं, क्योंकि वो मटेरियल है या नहीं वो डिपेंड करता है कि वो केस किसके बारे में, पर ये तथ्य है। हर चीज, मैं यहां खड़े होके क्लास ले रहा हूं
दिस इज द फैक्ट। ये जरूरी नहीं है सच हो या झूठ हो। जब आप भले ही कुछ बोल रहे हो, जैसे बोल रहे हो कि फलाने व्यक्ति ने मेरा मोबाइल ले लिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक तथ्य अलीज कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा है, मैं किसी तथ्य को अलीज कर रहा हूं। कोर्ट को नहीं पता कि वो सच है या झूठ है, पर जो बोला जा रहा है वो एक तथ्य है। वो तो पता चलेगा आगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये होते हैं तथ्य। फिर एविडेंस क्या होता है? एविडेंस हर वो चीज होती है जो किसी भी तथ्य को साबित करने में सहायक होती है। एविडेंस हर वो चीज है जो किसी भी फैक्ट को एस्टेब्लिश करती है। जैसे मैंने फैक्ट बोला कि इस व्यक्ति ने मेरा फोन चुराया है, इसका एविडेंस क्या होगा? कोई गवाह जिसने देखा उसको फोन चुराते हुए, कोई कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग जिसने वो रिकॉर्ड किया वो मेरा फोन चुरा रहा है, उसका कोई कन्फेशन कि हां मैंने फोन चुराया है। ये सारे तथ्य नहीं है। These are the evidences through which this fact can be proved. ये केवल वो साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से किसी तथ्य को साबित किया जा सकता है। तो प्लीडिंग्स के अंदर वेदर इट बी अ प्लेंट, वेदर इट बी अ रिटन स्टेटमेंट, आपको केवल तथ्य लिखने हैं जिसको भी आप अलीज कर रहे हो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपको ये नहीं लिखना कि आप उन तथ्यों को कैसे साबित करोगे, या किसी चीज को साबित करने के लिए आपके पास क्या साक्ष्य है। तो अगर मैं प्लीडिंग लिख रहा हूं और मैं प्लेंटिफ हूं और मैं बोलना चाह रहा हूं कि मेरा फोन चुराया गया है तो चलो बच्चे क्राइम हो गया, बट कोई भी ऐसा सिनेरियो ले लो, चलो डैमेज किया गया है तो मैं कंपेंसेशन मांग रहा हूं। तो आई नीड टू सिंपली राइट दैट फलाना फलाना व्यक्ति ने मेरा फोन लेके डैमेज कर दिया, मेरा फोन फलानी ब्रांड का है और उसको सही कराने में इतना पैसा लगेगा। मेरे को बस इतना बोलना है। मेरे को अपनी प्लीडिंग में ये नहीं बोलना कि मेरा फोन फलाने व्यक्ति ने डैमेज कर दिया, एक्स ने उसको वहां पे खड़े होते हुए देखा कि वो डैमेज कर रहा है, वहां पे 4 कैमरा भी उपस्थित थे जिसमें ये बात रिकॉर्ड हुई है कि उसी ने डैमेज किया है। नहीं, नहीं, वो कैसे साबित करोगे कैसे नहीं करोगे, दैट इज द मैटर फॉर ट्रायल। आपसे लिस्ट ऑफ विटनेसेस ली जाएगी, लिस्ट ऑफ एविडेंस ली जाएगी, वहां पे लिखना है कि कौन कौन सा विटनेस है, वो कौन कौन से तथ्य को साबित करेगा, कौन कौन सा क्रेडिबल एविडेंस ला रहे हो, आप वीडियो ला रहे हो, क्या ला रहे हो जो किस चीज को साबित करेगा, वहां पर प्लीडिंग्स में नहीं। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रायल, नॉट ऑफ प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स का केवल और छोटा सा पर्पस होता है, दैट इज टू इंट्रोड्यूस द केस, कि प्लेंटिफ का कहना क्या है कि डिफेंडेंट का कहना क्या है। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट का काम ये नहीं है कि कागजी युद्ध हो जाए, ट्रायल कागजों में ही चलने लगे। सो दिस इज द एसेंस ऑफ दिस एंटायर रूल। वैसे तो पर मेनली सब रूल 1। बस उसमें एक और बात छोड़ दो कि जो तथ्य आप अलीज करोगे वो मटेरियल होने चाहिए। अब आपका केस जिस बारे में फाइल कर रहे हो वो इस बारे में कि आपके फोन को डैमेज किया है, आप उसमें तथ्य लिख रहे हो सुबह मैंने दाल चावल खा के मैं घर से निकला था, है तो ये भी तथ्य कि मैं दाल चावल खा के निकला था घर से, बट दिस इज नॉट मटीरियल, दिस इज नॉट रिलेवेंट। गेटिंग द पॉइंट? सो इट हैज टू बी अ फैक्ट एंड दैट फैक्ट हैज टू बी मटीरियल। और वो कैसे पता चलेगा? ये जानकर कि वो किसके बारे में है, व्हाट इज द मेन इश्यू उस केस के अंदर। ठीक है, दूसरा रूल, इसी रूल का दूसरा सब रूल, हर एक प्लीडिंग, चाहे वो प्लेंट हो चाहे वो रिटन स्टेटमेंट हो, उसको टुकड़ों में बांटना पड़ता है, पैराग्राफ्स में बांटना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले लाइन से लिखा और गाथा, गाते ही जा रहे हैं, 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 नॉन स्टॉप, कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं, you need to divide your pleadings into paragraphs, और जो पैराग्राफ बनाओगे वो कंसेक्यूटिवली अरेंज करने होते हैं, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब तक भी हो।
और उसमें भी एक क्रोनोलॉजी होती है, ऐसा नहीं कि सबसे आखिरी की बात पैरा नंबर 1 में लिख दी, फिर सेकंड लास्ट बात दूसरे में लिख दी। नहीं नहीं नहीं, यू नीड टू फॉलो। कहानी सुनाते हो तो शुरू से सुनाते हो ना। सेम आपकी प्लीडिंग का ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट मैटर हो गया, ऐसे ऐसे आप चलोगे बारी बारी से। कैसे हुआ? मैं सुबह घर से निकला, मेरे पास ये मोबाइल फोन था, मेरा मोबाइल फोन ये ब्रांड का है, फिर मैं उस शॉप पे गया, वहां पे वो व्यक्ति मौजूद था, उसने मेरा फोन ले लिया, उसने उसको डैमेज कर दिया, डैमेज करके उसने फोन को वापस रख दिया, फिर मैंने देखा कि वो तो डैमेज हो गया है। दिस इज हाउ। इस पूरी कहानी को बारी 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 आपको लिखना है इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। आंसर लिख के आते हो तो क्या पहले शब्द से लेके आखिरी शब्द तक निबंध लिख देते हो क्या? यू डिवाइड दैट आंसर इनटू पार्ट्स। नो, पैराग्राफ लिखते हो ना, बस नंबर नहीं डालते, यहाँ पे नंबर डालना है उसी क्रोनोलॉजी में। और कोशिश करनी है कि एक पैराग्राफ में केवल एक ही फैक्ट को अलीज करो। जैसे एक पैरा में मैंने बोल दिया कि मेरा मोबाइल फलानी फलानी ब्रांड का है, तो उसमें उस मोबाइल की डिटेलिंग दे दो। एक पैरा में मैंने बोल दिया कि मैं किसी दुकान पे क्यों गया था, किस काम के लिए गया था, ये बैकग्राउंड दे दो। फिर एक में वही इंस्टांस मैनेज कर दो कि मेरे जेब में मोबाइल था, फिर उसने निकाला, फिर वो गिर गया, खत्म, फिर उसने उसको डैमेज करी। दिस इज हाउ। तो इन अ सिंगुलर फैक्ट, इन अ सिंगुलर पैरा आपको एक ही बात कहनी है, कोशिश करनी है एटलीस्ट एक ही बात कहने की। तो मोरल लेस मतलब ये जो रूल बता रहा है आपको, ये आपको ड्राफ्टिंग बता रहा है कि कैसे ड्राफ्ट होता है कोई भी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट, कि उसमें सफाई होनी चाहिए, क्रिस्पनेस होनी चाहिए, कंसाइसनेस होनी चाहिए। कंसाइसनेस एंड क्रिस्पनेस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं किसी भी प्लीडिंग के। कंसाइसनेस मतलब होता है किसी भी बात को कहने के लिए बच्चे कोई व्यक्ति 1000 शब्द भी ले सकता है। ऐसा आप करते हो ना, जब आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप ऐसे गोल 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 घूमते हो, पॉइंट पे नहीं आते, पॉइंट पे आते हो आखिरी में, और पॉइंट होता है आपका एक लाइन का, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। ऐसे ही करते हो ना। वो नहीं, कंसाइस, सीधे पॉइंट पे आओ। पैराग्राफ में कहानी मत सुनाओ, सीधे पॉइंट पे आओ। इट हैज टू बी कंसाइस, इट हैज टू बी क्रिस्प, क्लियर। जैसे हम बता रहे हैं कि अलग अलग पैरा बनाओगे, हर एक पैरा में एक ही बात करोगे। और आखिरी बात, कभी भी किसी भी प्लीडिंग के अंदर अगर कोई तारीख लिखनी होगी या कोई अमाउंट लिखना होगा, 1000 2000 लाख वाख ये जो भी है, या कोई भी नंबर लिखने की मजबूरी पड़ेगी, जैसे घर का नंबर हो गया, चेक का नंबर हो गया, ऐसा कोई भी सिनेरियो है कि आपको नंबर्स लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो जब भी आप किसी भी ऐसी चीज को लिखोगे जिसको नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसको फिगर्स के थ्रू भी आप लिखोगे और वर्ड्स में भी लिखोगे, जैसा चेक में करते हैं ना। चेक भरा है कभी आपने? तो अगर मानो पैसे का मामला है और 10,000 रुपए हैं, तो ऐसे लिखोगे आप प्लीडिंग्स के अंदर, ₹10,000। ये हो गया किसमें? फिगर्स में। अब इसके आगे लिखोगे ₹10,000 ओनली। So whenever it comes to the numbers, you need to express that in figures as well as the words, दोनों में, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, जो कोई क्लैरिटी ना। तो आप देख रहे हो रूल नंबर 2 एंटायरली ड्राफ्टिंग के बारे में था। इसका जो रूल नंबर 1 है, जिसमें मैंने आपको मटेरियल फैक्ट्स और एविडेंस का फर्क समझाया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, फिर ये दो और हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ, रूल नंबर 2 समझ में आ गया? इनफैक्ट रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों समझ में आ गए? चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे बच्चे जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चे? साथ में बने रहना बच्चे, ठीक है? बिल्कुल दम लगा देंगे सीपीसी में। देखो, प्रोसीजरल लॉ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम लोग। मैं जो आपके लिए प्लान कर रहा हूं, मैं कल कैलकुलेट कर रहा था कि जो बच्चे मतलब फॉलो कर रहे हैं सही से, मुझे पता है कि कौन है वो। आई एम प्लानिंग फॉर देम कि कल को अगर वो मेंस में बैठेंगे तो व्हाट आर दी पॉइंट्स जहां पे वो मार्क्स को फेच करेंगे, और उसमें एक एरिया में प्रोसीजर को गिन रहा हूं, क्योंकि प्रोसीजर एक ऐसा एरिया है बच्चे जो बच्चों को नहीं आता है। तो जो बच्चे आम कोचिंग्स ले रहे हैं या किसी किताब से पढ़ रहे हैं, वो नहीं कर सकते जो आप कर पाओगे, तो वो आपका एज है। तो मैं काउंट कर रहा हूं कि प्रोसीजर में आप सब लोगों से एज लोगे, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू सिक्योर योर सीट। ठीक है?
चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 3। अब ये रूल नंबर 3 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसको अगर आप ड्रॉप भी करना चाहो दैट इज ऑल्सो फाइन, पूरा तरीके से प्रोसीजरल है, कुछ भी समझने का नहीं है। ये फॉर्म्स की बात करता है प्लीडिंग्स के। अब हमने बोल दिया ना बच्चे कि हमको प्लेंट फाइल करनी है, रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी है, पर इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स का बच्चे एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है कि कहां पे क्या चीज लिखी जाती है, कहां पे तारीख लिखी जाती है, कहां पे पार्टीज लिखी जाती हैं। तो एक फॉर्मेट होता है उसका। ऐसे जो भी वकील होते हैं या जो बच्चे इंटर्न करते हैं वहां तो उनके लैपटॉप में सेव्ड होते हैं ड्राफ्ट्स, पर ये सारी चीज सीपीसी से ही कवर्ड है, सीपीसी ने ही वो सारे ड्राफ्ट्स बनाए हैं। तो अपेंडिक्स एक ए जो है हमारे सीपीसी का, वो ऐसा भाग है जिसमें इन प्लीडिंग्स के फॉर्मेट दिए गए हैं। तो कोई भी जो प्लीडिंग होती है, जो वो चाहे प्लेंट हो चाहे रिटन स्टेटमेंट हो, वो उसी फॉर्मेट के अनुसार होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो कोर्ट उसको स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो बस वही फॉर्मेट को यूज करना है, बस इतनी सी बात है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आओ रूल नंबर 4 पे। अब ये रूल नंबर 4 बच्चे स्पेसिफिक है, जैसे मैंने रूल नंबर 1 बताया, रूल नंबर 2 बताया, रूल नंबर 3 भी मान लो। ये 3 ऐसे रूल थे जो यूनिवर्सल नेचर के थे, मतलब कोई सा भी केस हो, कोई सा भी सिविल केस हो, चाहे उसका कुछ भी सब्जेक्ट मैटर हो, दीज रूल्स आर गोइंग टू अप्लाई टू इट। पर रूल नंबर 4 जो है वो पर्टिकुलर है, कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ केसेस की बात करता है। देखते हैं व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। रूल नंबर 4 कहता है कि किसी भी केस के अंदर अगर केस फाइल करने का आधार, ध्यान से सुनिएगा बच्चे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को याद रखिएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है ना सेक्शन 18, फ्रॉड है 17, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अब ये जो बच्चे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया ना, जैसे ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिमिनल लॉ के अंदर भी ऑफेंस होता है, क्रिमिनल लॉ में भी ये ऑफेंस होता है, पर हम सीपीसी पढ़ रहे हैं तो हम उसको सिविल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, मतलब टॉर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, टॉर्ट लॉ की बात हो रही है, क्योंकि टॉर्ट में भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। विलफुल डिफॉल्ट, ये तो बच्चे थोड़ा सा यूनिवर्सल नेचर का है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हो सकता है, टॉर्ट के भी अंदर हो सकता है, कोई भी डिफॉल्ट जो विलफुल है। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगेन कमिंग बैक टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 16। तो अगर इन पांचों में से कोई भी परिस्थिति है, मिसरिप्रेजेंटेशन याद कर लो साथ के साथ, कल पे कुछ मत छोड़ो, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये तो आपके कॉन्ट्रैक्ट से आ गए, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टॉर्ट से आ गया, और विलफुल डिफॉल्ट यूनिवर्सल है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या विलफुल डिफॉल्ट, अगर इनमें से, इन पांचों में से कोई भी परिस्थिति है या इनके अलावा भी अगर कोई स्थिति है जहां पर ज्यादा जानकारी देने की जरूरत होती है, तो आपको क्या करना होगा रूल 4 के अनुसार, आपको ऐसी सारी डिटेल्स, पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल्स, ऐसी सारी डिटेल्स बतानी होंगी अपनी प्लीडिंग्स के अंदर जो जरूरी हैं उस केस को समझने के लिए। जैसे मानो बच्चे कोई आम केस है, फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है, मैं अपनी उस प्रॉपर्टी का पोजेशन रिकवर कर रहा हूं, तो पोजेशन के बारे में मैं सिविल सूट फाइल कर रहा हूं, तो साधारण सा सिविल सूट है। अब मैं जब प्लीडिंग्स को फ्रेम करूंगा रूल 1 के अनुसार, रूल 2 के अनुसार, और रूल 3 में जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें बच्चे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें मुझे लिखनी होती हैं। तो अगर मैं उतनी सारी चीजों को लिख दूंगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसके ये कागजात हैं, फलाने व्यक्ति ने इस पे कब्जा कर लिया, वो अब से कब्जे पे है, तो मतलब जो बेसिक डिटेल्स जरूरत होती है किसी भी केस के अंदर, अगर मैं उनको लिख दूंगा तो काफी है, कोई परेशानी की बात नहीं होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पर अगर ये जो केस है, सिविल जो केस है, वो इनमें से कोई है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड का ले लो, मैं अब किसी व्यक्ति पे केस फाइल कर रहा हूं कि उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो यहां पर अगर मैं सोचो मैं बस इतना सा लिख दूं कि कोई व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है, वो मुझे जानता है और उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये सक्षम है? देखो इस बात को समझो, प्लीडिंग्स का पर्पस क्या है, प्लीडिंग्स का ये तो पर्पस है ही कि वो कोर्ट ऑफ लॉ को बताते हैं कि केस है क्या, पर साथ के साथ जो प्लेंट है
वो डिफेंडेंट को बताती है कि प्लेंटिफ क्या कह रहा है, और जो रिटन स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ को बताती है कि डिफेंडेंट क्या कह रहा है। तो ये एक दूसरे की भी तरफ कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मानो मैं किसी एक्स व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल कर रहा हूं फ्रॉड के आधार पर, और अपनी प्लीडिंग के अंदर केवल ऐसे मोटा मोटा लिख दे रहा हूं कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो किसी भी तरीके से मैं कोर्ट को या उसको जरूरी जानकारी दे रहा हूं क्या, जिससे वो जो बंदा है डिफेंडेंट वो जरूरी तैयारी कर सके या कोर्ट उस केस को सही से समझ सके? नहीं, क्योंकि फ्रॉड एक ऐसा केस है जिसमें जरूरी हो जाता है बताना कि किन परिस्थितियों में कैसे फ्रॉड हुआ, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस। तो अगर फ्रॉड है तो मुझे लिखना पड़ेगा कि किस बारे में था फ्रॉड। जैसे इसमें मैं लिखूंगा कि यार इसने कहा था कि मैं तेरे को घर दिलवा दूंगा सस्ते में 20 लाख रुपए में, और इसने इस बिना पर मेरे से 10 लाख रुपए ले लिए थे, और अब ये 10 लाख रुपए भी वापस नहीं कह रहा है, दे रहा है, और कह रहा है कि 20 लाख का घर नहीं मिलता, 50 लाख का घर मिलेगा। So this is the telling of the circumstances कि किस तरीके से किस बारे में उसने फ्रॉड किया। अब ये जानकारी जब कोर्ट के सामने जाएगी, अब ये सक्षम है, अब ये जानकारी जब डिफेंडेंट के पास जाएगी ये सक्षम है, अब वो डिफेंड कर सकेगा कि उसने सच में फ्रॉड किया है या नहीं किया, 10 लाख रुपए ये लिए या नहीं लिए, उसने वादा किया था या नहीं किया था कि 20 लाख में घर दिला देगा। केवल फ्रॉड से वो कैसे बेचारा कर पाता। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जहां पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। वैसे प्लीडिंग्स के अंदर हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, मोटा मोटा चीज बताते हैं, वरना डिटेल्स में गए तो हजारों पन्ने निकल जाएंगे, राइट। मैंने क्या बोला, कंसाइज होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। पर ये कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है जहां पे मजबूरन आपको डिटेल्स में जाना ही पड़ता है, और ये है मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये 5 तो स्पेसिफाइड कैटेगरीज है, यहां पे तो आपको डिटेल्स देनी ही देनी है। पर इसके अलावा भी कोई एक ऐसा केस हो सकता है सर्कमस्टांसेस में जो भले ही इनमें से किसी कैटेगरी में ना गिर रहा हो, पर कोर्ट को लगता हो कि आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे डिफेमेशन का एक एग्जाम्पल है, तो डिफेमेशन का भी बच्चे क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है, टॉर्ट भी होता है। तो डिफेमेशन पे अगर कोई केस फाइल कर रहा है तो डिफेमेशन के बारे में उसे डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि उसने क्या बोला, कब बोला, किस माध्यम से बोला। तब तक कोई फायदा ही नहीं है, ना दूसरी पार्टी को कुछ पता चलेगा ना कोर्ट को कुछ पता चलेगा। तो डिफेमेशन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इस लिस्ट में नहीं है, पर उसमें आपको मांगेंगे कि पर्टिकुलर्स देने होंगे। तो रूल नंबर 4 का बस इतना सा पर्पस है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो सकता है जहां पे आपको डिटेल्स बतानी पड़े, सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस बतानी पड़े जो आपके फेवर में ये अधिकार दे रहे हैं कि आप केस फाइल कर रहे हो। ऐसा क्यों है? रूल 4 को आप पढ़ सकते हो एज ए प्रोवाइजो टू रूल 2, क्योंकि रूल 2 का जो सब रूल 1 है वो कहता है कि जो प्लीडिंग्स है वो कंसाइज होना चाहिए। उसी का ये प्रोवाइजो है कि कंसाइज तो होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इन सच सर्कमस्टांसेस यू नीड टू प्रोवाइड नेसेसरी पर्टिकुलर्स। भले ही इसकी वजह से प्लीडिंग्स बड़ी हो जाएं, डिटेल्ड हो जाएं, पर यहां पर आपको डिटेल्स देनी ही होती हैं। ठीक है, दिस इज रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 बच्चे अब नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए मैं आ रहा हूं डायरेक्ट रूल नंबर 6 पे। और रूल नंबर 6 जो है वो बच्चे बात करता है बड़े ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन का प्रेसिडेंट का मतलब होता है कोई ऐसी कंडीशन जो पहले पूरी करनी पड़ती है, कोई ऐसी कंडीशन जो पहले पूरी करनी पड़ती है। इसको समझना बड़े ध्यान से, बड़ा आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर कोई भी परिस्थिति में किसी भी सर्कमस्टांसेस में जिससे केस निकल के आ रहा है, अगर उसमें कोई भी कंडीशन प्रेसिडेंट थी, मतलब कंडीशन प्रेसिडेंट की एग्जिस्टेंस थी, और उस कंडीशन प्रेसिडेंट के होने या ना होने पर सवाल उठाया जा रहा है, मतलब वो सब्जेक्ट मैटर है कंटेस्टेशन का बिटवीन द पार्टीज, तो ऐसी परिस्थिति में यह जरूरी है कि प्लेंटिफ भी अपने प्लेंट में अलग से लिखे उस कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में, और डिफेंडेंट भी अपने रिटन स्टेटमेंट में उस कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में अलग से जवाब दे। तो जब भी किसी भी केस में जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं
जहां पे कोई कंडीशन, अभी क्या होता है कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब मैं समझा दूंगा, एग्जांपल दे दूंगा, अभी बस सुनो मेरी बात। किसी भी केस में, किसी भी सर्कमस्टांसिस में, किसी भी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि कोई भी कंडीशन प्रेसिडेंट है और पार्टीज उसके बारे में लड़ रही हैं कि कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी हुई थी या नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में तो प्लेंटिफ को भी अपने प्लेंट में उसके बारे में अलग से लिखना पड़ता है, अलग से, देयर हैज टू बी सेपरेट पैरा, और डिफेंडेंट को भी अपनी डब्ल्यूएस में अलग से लिखना पड़ता है, डब्ल्यूएस मतलब रिटन स्टेटमेंट, अलग से लिखना पड़ता है एज ए सेपरेट पैरा। पर ऐसा तभी होता है, ये रूल तभी लगता है जब पार्टीज उसको कंटेस्ट कर रही होती हैं, मतलब लड़ रही होती हैं कि कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी हुई थी या नहीं हुई थी। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई भी कंडीशन प्रेसिडेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंटेस्टेशन नहीं है, लड़ाई झगड़े का मामला नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट अपनी तरफ से ये मान सकता है, ये प्रिज्यूम कर सकता है कि किसी केस में जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी वो पूरी कर दी गई थी। तो कंडीशन प्रेसिडेंट के कंप्लीशन का प्रिजम्पशन कोर्ट ऑटोमेटिकली लगा सकता है अगर उसको कंटेस्ट नहीं किया गया है। तो अगर कोई भी केस है जिसमें कंडीशन प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करती थी पर प्लेंटिफ ने उसके बारे में प्लेंट के अंदर कोई सवाल ही नहीं उठाया, रिटन स्टेटमेंट के अंदर डिफेंडेंट है उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठाया, हियर द कोर्ट कैन प्रिज्यूम कि वो जो भी कंडीशन प्रेसिडेंट थी वो पूरी हो गई थी। अगर वो उसको ऐसा कब नहीं करेगा, जब दोनों कंटेस्ट कर रही होंगे, जब प्लेंटिफ अपने प्लेंट में लिख रहा होगा और डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में लिख रहा होगा। अब बताता हूं कि कंडीशन प्रेसिडेंट होता क्या है। जैसे मानो बच्चे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए व्यक्ति बी व्यक्ति को बोलता है कि मैं अपना घर आपको बेच दूंगा 50 लाख रुपए का, पर मैं अपना घर तभी बेचूंगा जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मेरी शादी हो जाएगी। तो मेरी शादी होना इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट, क्योंकि मैं तभी अपना घर बेचूंगा तभी कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट में आएगा। तो अगर मानो मैं केस फाइल कर रहा हूं या दूसरा व्यक्ति केस फाइल कर रहा है मेरे खिलाफ कि मैंने अपना घर नहीं बेचा और उसमें मेरी शादी का कोई जिक्र नहीं कर रहा कि वो हुई है या नहीं हुई है, इधर मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि मैंने घर बेचा, नहीं बेचा, क्यों नहीं बेचा, और मैं भी इधर से कोई जिक्र नहीं कर रहा कि मेरी शादी हुई है या नहीं हुई है, मतलब जो कंडीशन प्रेसिडेंट हुई है या नहीं हुई है, तो कोर्ट अपने आप से प्रिज्यूम कर लेगा कि मेरी शादी हो गई है। ठीक है। पर अगर मानो वो मेरे खिलाफ केस फाइल करता, बोलता कि भाई इसने मेरे को अपना घर नहीं बेचा, पर इधर से मैं जवाब देता मैंने अपना घर इसलिए नहीं बेचा क्योंकि कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी। इस पे वो ऑब्जेक्शन ले रहा है कि शादी हो गई थी, तू झूठ बोल रहे हो, तुमने चुपचाप से शादी कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रिजम्पशन अराइज नहीं होगा, दैट वुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रायल, जिसको ट्रायल में साबित करना पड़ेगा कि कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी हुई थी या नहीं हुई थी। जब वो साबित हो जाएगा कि पूरी हुई थी तभी आगे बढ़ेंगे, वरना तो केस वहीं पे खत्म हो जाएगा। पर अगर कंटेस्टेशन नहीं है तो द कोर्ट कैन प्रिज्यूम कि कोई भी जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो कंप्लाई हो गई थी, वो पूरी हो गई थी। तो कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में रूल 6 है जो आपको नियम बताता है। अब मुझे जल्दी से आप सभी लोग बताओ, रूल 5 और रूल 6 क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया है? चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताएंगे जल्दी से। आर यू ऑल क्लियर अबाउट रूल 5 एंड रूल 6 बोथ, एवरीवन? बच्चे एक एक बच्चा, जिस जिस बच्चे का मुझे नाम दिख रहा है यहाँ पे। बहुत गर्मी हो गई, आज बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से इतना ह्यूमिड है ना, हो तो बारिश ऐसी हो रुके ना, फिर रुकती नहीं है तो लाइट नहीं आती। चलाओ भाई हाथ, सबने जवाब दे दिया? शक्ल देखते रहते हो आप लोग भी, कैसे बनोगे जज? उम्मीद कम है, ऐसे नहीं होगा। चल आ जाओ, रूल 7 पे आ जाओ। अब रूल 7 जो है वो एक नए कॉन्सेप्ट की बात करता है, और वो कॉन्सेप्ट है बच्चे डिपार्चर का।
किसका है? डिपार्चर का। अभी जो डिपार्चर का कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये भी बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बोला जाता है कि कोई भी प्लीडिंग, प्लीडिंग मतलब प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट, अमेंडमेंट के अलावा, अमेंडमेंट इज दी ओनली वे, अमेंडमेंट का मतलब है रूल 17, अभी पढ़ेंगे आगे, बहुत महत्वपूर्ण रूल है। कोई भी प्लीडिंग अमेंडमेंट के अलावा किसी और माध्यम से कोई भी नया क्लेम रेज नहीं करेगी, या कोई भी नया फैक्ट अलीज नहीं करेगी जो इनकंसिस्टेंट होगा प्रीवियस प्लीडिंग से, प्रीवियस प्लीडिंग से उसी पार्टी की। अब देखो बहुत ध्यान से समझना बच्चे, सीपीसी का खेल समझो आप। सीपीसी अगर बच्चों को नहीं समझ में आता है ना तो उसकी वजह है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं तो चलो आपको कोशिश करता हूं कि मैं हर चीज आपको जितने आसान भाषा में समझा सकूं। सीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने इन चीजों को होते हुए नहीं देखा, उसके लिए बेहद मुश्किल है समझ पाना। देखो रूल 7 की क्या चालाकी है, चालाकी देख रहे हो आप। रूल नंबर 1 के अंदर हमसे क्या बोला, व्हाट इज प्लीडिंग्स, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, और वो भी सिंगुलर टर्म में यूज किया, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। एस नहीं लगाया, प्लेंट्स या रिटन स्टेटमेंट्स नहीं लिखा। मतलब जो भावना दी हमको रूल 1 के अंदर दी कि भाई दो ही दस्तावेज होते हैं, एक होता है प्लेंट, एक होता है रिटन स्टेटमेंट, वो तो मैंने आपको फर्दर आगे जाके एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मुझे पता था रूल 7 खड़ा हुआ है आगे। रूल 7 जो है, आप पढ़ो इस रूल को, क्या कह रहा है, प्लीडिंग्स एस, मतलब इशारा कर रहा है कि किसी केस में देयर कैन बी मोर देन वन प्लीडिंग बाय अ पार्टी। वही जो मैंने आपको बताया कि जॉइंडर फाइल करते हैं, रिटन स्टेटमेंट्स फाइल करते हैं, एस लगा रहा हूं, एडिशनल रिटन स्टेटमेंट्स फाइल करते हैं, प्लेंटिफ भी कर सकता है जरूरत पड़ने पर। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एक डॉक्यूमेंट जाता है और उसी से बातें होती रहती हैं। अब ये जो रूल नंबर 7 है ऐसी ही मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि मानो कोई पार्टी है, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो। अब प्लेंटिफ है तो उसने प्लेंट फाइल की होगी, मानो प्लेंटिफ के माध्यम से समझ लेते हैं। केस शुरू हुआ, इस प्लेंट के आधार पर केस शुरू हुआ, इस प्लेंटिफ ने शुरू किया, ये इसका प्लेंट है, इसमें इसने कुछ बातें कही, 1 2 3 4 5। अब आगे चल के इसने एक और दस्तावेज फाइल किया, उसको कुछ भी बोल लो, जॉइंटर बोलो, जो भी एक्सप्रेशन यूज होता होगा उससे मतलब नहीं हमें मतलब ये है कि उसने कोई दस्तावेज फाइल किया कोर्ट के अंदर, उसमें कुछ बातें लिखी इसने, 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल हमारा रूल 7 कह रहा है कि ये जो नया प्लीडिंग है किसी भी पार्टी का, हमारे एग्जाम्पल में प्लेंट का, प्लेंटिफ का, इसमें वो ना ही कोई नया क्लेम रेज कर सकते हैं, ना ही कोई नया फैक्ट अलीज कर सकते हैं। जो क्लेम और जो फैक्ट इनकंसिस्टेंट होगा उन क्लेम से, उन फैक्ट से जो उसने अपनी ओरिजिनल प्लेंट में अलीज किए थे। तो मानो इसके अंदर कोई क्लेम किया था कि मैं फलाने घर का मालिक हूं और मेरे को प्रॉपर्टी वापस दिलवाई जाए, दिस वाज द क्लेम इन द ओरिजिनल प्लेंट। अब नई प्लेंट फाइल करके, प्लेंट तो नहीं, नया प्लीडिंग फाइल करके वही बंदा अब क्या कह रहा है, मैं इस घर का किराएदार हूं, मुझे घर में रहने दिया जाए जब तक मेरी लीज चल रही है। व्हाट इज हैपनिंग, मालिक होना और किराएदार होना, क्या ये इनकंसिस्टेंट है या नहीं, यही हमको सोचना पड़ेगा, ये हमको देखना पड़ेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो केवल पहले वाला क्लेम मान्य होगा, दूसरे वाला नहीं होगा, ये अलाउड नहीं किया जाएगा, कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा।
मैंने पहले वाले प्लेंट में बोला कि मैं इस घर का मालिक हूं 10 सालों से, और मेरे से पहले मेरे पिता मालिक थे और मेरे पिता ने मेरे को गिफ्ट की थी ये प्रॉपर्टी। और नई प्लीडिंग में कह रहा हूं कि अरे ये प्रॉपर्टी मैंने 2 साल पहले एक्स व्यक्ति के नाम से खरीदी, मतलब एक्स व्यक्ति से खरीदी है। इसमें जो फैक्ट अलीज किया और इसमें जो फैक्ट अलीज किया, आर दे इनकंसिस्टेंट? इफ यस, दे विल नॉट बी अलाउड। सिंपल। बस इसको डिफेंडेंट के माध्यम से भी लगा सकते हो कि डिफेंडेंट ने कोई डिफेंस लिया कि ऐसा ऐसा है, अब वो कह रहा है कि वैसा वैसा है, तो इस ऐसा और वैसा में इनकंसिस्टेंसी है, तो बाद वाला विल नॉट बी अलाउड, पहले वाला मान्य होगा और उसको उसी आधार पर केस लड़ना होगा। अब वो बदल नहीं सकता। कहने का मतलब है कोई भी पार्टी केस के चलते चलते अपने स्टैंड को नहीं बदल सकती। ही हैज टू स्टिक टू दैट स्टैंड जो उसने लिया है किसी भी समय अपनी ओरिजिनल प्लीडिंग्स के अंदर। दैट इज द रीजन कि इस रूल का नाम है डिपार्चर, अपने स्टैंड से हटना, वापस होना, निकल लेना। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा किया जा सकता है, पर केवल एक रास्ता है, वो है अमेंडमेंट का। अगर प्लेंटिव अपनी किसी बात को बदलना चाह रहा है, कोई नया क्लेम रेज करना चाह रहा है या कोई नया फैक्ट अलीज करना चाह रहा है, तो उसको अपनी प्लेंट को अमेंड करना पड़ेगा। नई प्लेंट प्लीडिंग्स के थ्रू नहीं कर पाएगा वो। ऐसे ही अगर अपने डिफेंडेंट को ऐसा करना है तो उसे अपनी रिटन स्टेटमेंट का अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल करके अपने स्टैंड को नहीं बदल सकता। वो उसको अपना ओरिजिनल जो स्टैंड है ना, उसमें अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा। और अमेंडमेंट की प्रक्रिया बताई थी जैसे मैंने आपको, रूल 17 के अंदर है। पर अमेंडमेंट के साथ पता है बच्चे सबसे बड़ी परेशानी क्या है? देखो, नई प्लीडिंग्स फाइल करना तो पार्टी के हाथ में होता है कि वो फाइल कर सकती है, पर अमेंडमेंट होगी या नहीं, मतलब अलाउ की जाएगी या नहीं, वो कोर्ट के हाथ में होती है। कोर्ट की परमिशन के बिना ना ही प्लेंटिव अपनी प्लेंट में बदलाव कर सकता है और ना ही डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में। तो अगर कोई प्लेंटिव अपना स्टैंड भी बदलना चाहेगा, अपने प्लेंट को अमेंड करके भी, वहां पर भी कोर्ट बैठा रहेगा चौकीदार की तरह और देखेगा कि ये इनकंसिस्टेंसी कहीं जस्टिफाइड है या नहीं है। उसको जब जस्टिफाइड लगेगी, डिस्पाइट द फैक्ट की इनकंसिस्टेंसी है, पर अगर उसे किसी भी वजह से जस्टिफाइड लग रही है, जैसे हो सकता है जब उसने वो स्टैंड लिया उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, या उसको किसी ने मिस इंटरप्रेट कर दिया था कुछ, या उसने किसी ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया था, इसकी वजह से उसने वो स्टैंड लिया था। सो इफ देयर इज अ जस्टिफिकेशन फॉर मेकिंग अ चेंज, या फिर कोई बात बाद में पता चली जो उस समय पता नहीं थी जब वो प्लीडिंग्स दी थी, तो ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे कोर्ट अलाउ कर देगा। बट इन सच सर्कमस्टांसेस ऑल्सो, अगर स्टैंड बदलना है, कोई नया फैक्ट अलीज करना है, इट कैन ओनली बी डन थ्रू एन अमेंडमेंट, नॉट थ्रू एडिशनल प्लीडिंग्स। एडिशनल प्लीडिंग्स का काम होता है केवल वही जो आपके स्टैंड्स हैं उनके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसी स्टैंड के साथ कंटिन्यू रखना और उसको और मजबूत करना, ना कि स्टैंड को ही बदल देना। स्टैंड बदलना है, बिल्कुल नया फैक्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पिक्चर में लेके आना है, देन यू नीड अमेंडमेंट रूल 17 के अंदर। ठीक है, सो दिस इज द रूल 7 जो डिपार्चर के बारे में नियम बनाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, नाउ कम टू रूल नंबर 8। ये दूसरा ऐसा रूल है जो पर्टिकुलर है, मतलब बाकी के जो भी रूल हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल हैं, हर सिविल केस में उनका काम है। पर रूल नंबर 8, जैसे अभी जो पिछला हमने रूल पढ़ा, पिछले से पिछला, इसमें फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह बात की, जैसे वो पर्टिकुलर था वैसे ही ये रूल भी पर्टिकुलर नेचर का है। देखते हैं कि किस बारे में बात कर रहा है। रूल नंबर 8 बात करता है डिनायल की। किसके डिनायल की? कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे टॉट की कोई जरूरत नहीं। देखो,
बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बड़ा मजेदार है। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के होने के बारे में बोला जा रहा है किसी भी प्लीडिंग के अंदर, मानो प्लेंटिफ है, प्लेंट फाइल करके बोल रहा है कि उसमें और फलाने व्यक्ति में एक कॉन्ट्रैक्ट था। अब ये जो एलिगेशन लगाई है कि कॉन्ट्रैक्ट था, जिसको अलीज किया है कॉन्ट्रैक्ट होने के फैक्ट को, अब दूसरी पार्टी जो है, मानो जो हमारा डिफेंडेंट है, वो उसको मना कर देती है कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ऐसा ही होता है ना, एक कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट था, दूसरा कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो ये रूल कहता है कि जब भी ऐसी परिस्थिति होगी, और ये वाइस वर्सा भी हो सकती है कि डिफेंडेंट कह रहा हो कि कॉन्ट्रैक्ट था और प्लेंटिफ कह रहा हो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई भी हो, किधर की साइड से कुछ भी हो, एक पार्टी अलीज कर रही है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को और दूसरी पार्टी इसको डिनाई कर रही है। और फिर ये चाहे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन हो, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन हो। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई दस्तावेज बनाया है, बैठ के बात करी है, वो वाली सिचुएशन हो सकती है, या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की भी हो सकती है कि वो काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, वही तरीके का काम कर रहे हैं, तो इंप्लीकेशन से भी कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ सकता है। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, ये रूल कहता है कि इस मना करने का मतलब, इस डिनायल करने का मतलब बस इतना सा होगा कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप मना कर रहे हो तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा कोर्ट? जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के मना करने का मतलब डिनायल करने का मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि आप ये कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट तो है पर वो लीगल नहीं है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट तो है पर वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब उस चीज के बारे में डील नहीं कर रहा जिसके बारे में केस है। ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब है इस रूल का काम है डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इंटरप्रेट करना, कि कोई भी व्यक्ति जब कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस को डिनाय करता है तो ये रूल कह रहा है कि उस डिनायल का मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के ना होने की तरफ इशारा कर रहा है। दैट पर्सन इज सेइंग दैट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, ईदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड। इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि वो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तो है पर लीगल नहीं है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट तो है पर वो सफिशिएंट नहीं है। समझ रहे हो? इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। यू नीड टू फोकस इट बहुत डीप से। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान से, कि आप किसी भी डिनायल को कैसे इंटरप्रेट करते हो। पर बच्चे ध्यान रखना, यहां पे जिसकी बात मैं कर रहा हूं ना, जिस परिस्थिति की बात कर रहा हूं, वो परिस्थिति है क्या, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिनाय कर रहे हो। देखो फॉर एग्जाम्पल, ए व्यक्ति जो प्लेंटिफ है उसने कहा कि बी व्यक्ति के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था। बी व्यक्ति ने कहा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। दिस इज कॉल्ड बेयर डिनायल। इसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि बी कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। हम इसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि बी कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तो था पर वो इलीगल नहीं था, या कॉन्ट्रैक्ट तो था पर वो सफिशिएंट नहीं था। हम इसको मानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट के होने को ही मना कर रहा है। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल और इलीगल, सफिशिएंट और इनसफिशिएंट, उसको ही मना कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? पर यही मानो इसकी वजह ऐसी परिस्थिति होती कि ए कहता है बी को कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट था तुम्हारे साथ। बी कहता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट तो था पर क्योंकि उसमें जो कंसीडरेशन है वो इलीगल थी, इसलिए मैंने आपका काम नहीं किया। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपने जवाब में कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर रहा हूं? नहीं। इज इट अ बेयर डिनायल? नो। आई एम एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हम लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, बट इट वॉज नॉट लीगल, क्योंकि उसका पर्पस या कंसिडरेशन इलीगल था। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि हाँ हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट का ये सब्जेक्ट मैटर नहीं था जिसके बारे में आप केस फाइल कर रहे हो। दिस पॉइंट वॉज नॉट कवर्ड विद इन इट। हियर ऑल्सो आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट,
I am denying the fact that this point is not covered within it. Getting the point? ऐसा इस रूल की जरूरत क्यों पड़ी? आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट का मना कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का मना होना ही इंटरप्रेट होना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोग बहुत चालाक हो गए हैं बच्चे, लोग बहुत चालाक हो गए हैं। प्लीडिंग्स के अंदर एक प्रिंसिपल चलता है बच्चे एस्टॉपल का, एविडेंस के अंदर मैंने पढ़ाया था एस्टॉपल का। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी बात आपने अपनी प्लीडिंग्स के अंदर कही, चाहे आप प्लेंटिफ हो चाहे आप डिफेंडेंट हो, चाहे वो प्लेंट हो चाहे वो रिटन स्टेटमेंट हो, अब आम परिस्थिति में अगर वो गलती से हो गई, ये सारी बातें अलग हैं, वो आपको प्रूफ करनी पड़ती है। नॉर्मल परिस्थिति में अब उस बात से आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आपने प्लेंट के अंदर कहा है कि आपने ये प्रॉपर्टी उसको बेची थी, तो अब कल को आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं बेची थी। अगर आपने रिटन स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि फलाना व्यक्ति इसका मालिक है, अब कल को ये नहीं बोल सकते कि ये तो मालिक ही नहीं है। एस्टॉपल का प्रिंसिपल लगता है। तो लोग क्या करते थे कि जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट अलेज किया, तब तो उनको बड़ा स्ट्रांग फील हो रहा होता था, तो वो डिनाई कर देते थे भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब कल को वो व्यक्ति आपके डिनाई करने के बावजूद एविडेंस ले आता था कि देखो ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, या ये रहे देखो विटनेसेस जिनके सामने कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब आप सक्के पक्के हो जाते हो, अब आप अपना स्टैंड बदलना चाहते हो। आप कहते हो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के होने की थोड़ी ना मना की थी, मैं तो कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तो ये कह रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो, केस को अलग दिशा में ले जाना चाह रहे हो। अभी तक लड़ाई किस बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। अब आप उसको किस तरफ लेके जा रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट तो है, वो लीगल है या नहीं, ये अलाउड नहीं है। अगर यही स्टैंड लेना था तो यही लेना चाहिए था, या फिर अब आप क्या कहना चाह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट तो था, मैंने कब मना किया, पर वो कॉन्ट्रैक्ट इस पॉइंट को कवर नहीं करता था। नो, यू कांट डू दैट, यू कांट चेंज योर स्टैंड। ऐसा करते हैं लोग केस को घसीटने के लिए, लंबा घसीटने के लिए। तो अगर आपने मना किया दैट मींस यू आर बाउंड बाय द स्टॉपल। अब कल को अगर वो एविडेंस ले आया उस कॉन्ट्रैक्ट का और ऊपर ऊपर से वो लीगल लग रहा है, सफिशिएंट लग रहा है, तो आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते इस ग्राउंड पे कि भाई ये तो इलीगल है। आपको अलाउ ही नहीं करेगा कोर्ट की आप ऐसा कोई भी एविडेंस लेके आओ जिससे आप शो करो कि वो इलीगल है। कोर्ट को खुद लगेगा दैट इज अ डिफरेंट मैटर, क्योंकि कोर्ट कभी भी किसी भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करता। कोर्ट को खुद से लगे दैट इज ऑल फाइन, बट योर पावर टू प्रूव इट इलीगल और इनसफिशिएंट, दैट इज गॉन फॉर ऑल टाइम्स। वो हमेशा के लिए आपसे छीनी जा चुकी है। दैट इज व्हाट मैटर्स। तो denial of contract, a bare denial should be interpreted as a denial of the contract in itself, that there was no contract at all, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, नॉट एज द कॉन्ट्रैक्ट वाज इलीगल, कि कॉन्ट्रैक्ट गैरकानूनी था या अपर्याप्त था, इनसफिशिएंट। ठीक है, दिस वाज रूल नंबर 8। तो जल्दी से बताओ रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8, डिपार्चर और कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन। आर वी क्लियर अबाउट दीज टू रूल्स बच्चे? जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में भाई टाइप करके। समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रही हैं चीजें? क्लियर है? खुल रहा है थोड़ा सा, दरवाजे खुल रहे हैं? अरे मुझे बताओ बच्चों, समझ में आता है ना? मैं आपको यहाँ पे खड़े होके बोल रहा हूँ, गेटिंग दी पॉइंट ना, मेरे साथ हो ना। कभी भी ऐसा नहीं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, कोई परेशान की बात नहीं है, बट टाइम लगेगा। ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप 1 घंटा देके सीपीसी के मास्टर हो जाओगे। यू विल हैव टू वर्क ऑन इट, यू विल हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, चलो 2 रूल और पढ़ाऊंगा, फिर छुट्टी है, मतलब इस सेशन की छुट्टी है, 9 बजे वाले की नहीं, इस सेशन की छुट्टी। 2 रूल और। कमिंग टू रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो अपने नोट्स में। वैसे रूल नंबर 2 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, रूल नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लिख लो, मैं भूल जाऊं आगे। रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 9 हो गया, रूल नंबर 17 हो गया। दीज 3 रूल्स स्पेशली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो
रूल नंबर 9 को देखो। रूल नंबर 9 किसी भी दस्तावेज, किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रभाव की बात करता है। वो कहता है कि कोई भी दस्तावेज जिसका भी जिक्र कर रहे हो आप अपनी प्लीडिंग के अंदर, आपको उस पूरे दस्तावेज को लिखने की जरूरत नहीं है। समझना मेरी बात को, याद करो रूल 2 के अंदर क्या बोला था? कंसाइसनेस, क्रिस्पनेस, क्लैरिटी। रूल नंबर 9 कह रहा है कि अगर आप अपनी प्लीडिंग के अंदर, रिटन स्टेटमेंट हो चाहे प्लेंट हो, उसके अंदर किसी दस्तावेज पर रिलाय कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट पर रिलाय कर रहे हो, करोगे यार। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी केस का। और अगर डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है तो उसके कंटेंट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। फॉर्मेलिटी के लिए तो लाओगे नहीं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिखा होगा जो आपके फायदे का होगा, एंड दैट इज द रीजन कि आप उस पर रिलाय कर रहे हो, राइट? तो ये रूल कहता है कि अगर कोई भी दस्तावेज है जो आपके काम का है और उस पर आप रिलाय कर रहे हो इन दी प्लेंट और इन दी रिटन स्टेटमेंट, तो ये जरूरी नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं जो आपके काम के हैं उनको आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दो अपनी। कई बेवकूफ वकील ऐसा भी कर देते हैं बच्चे। कमी नहीं है इस देश में, किसी व्यक्ति की कमी नहीं है, हर तरीके का आदमी मिलता है आपको। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है प्लेंट के अंदर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लिखोगे ना, इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, 1000 पन्नों की प्लेंट फाइल करोगे क्या? जज बुढ़ा हो जाएगा, वो जॉब लगने से लेकर रिटायरमेंट हो जाएगी उसकी एक प्लेंट पढ़ने तक। व्हाट यू हैव टू डू, यू सिंपली नीड टू टेल कि वो जो डॉक्यूमेंट है जिसपे जिसका आप जिक्र कर रहे हो अपनी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के अंदर, उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, उसका प्रभाव क्या है, ये करेगा क्या, ये क्या साबित करेगा, उसका इफेक्ट लिखोगे। पर इफेक्ट में भी पूरी गाथा नहीं गाने देनी, जितने कम शब्दों में लिख सकते हो उतने कम शब्दों में लिखोगे। और डॉक्यूमेंट को तो लिखना ही नहीं है, डॉक्यूमेंट को तो मेंशन करना ही नहीं। पर अगर उस दस्तावेज में जिन शब्दों में कोई चीज लिखी हुई है वो शब्द बेहद महत्वपूर्ण हैं, बिना उन शब्दों को लिखे आप समझा नहीं सकते कि उस डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उन शब्दों को प्लेंट में लिख सकते हो। बट अगेन केवल उतना ही लिखो जितना जरूरी हो कोर्ट को और डिफेंडेंट को या फिर प्लेंटिफ को समझाने के लिए कि उस डॉक्यूमेंट का इफेक्ट क्या है। कहने का मतलब, हजार बात की एक बात, कि जब भी आप किसी भी प्लेंट के अंदर किसी डॉक्यूमेंट पे सहारा लेते हो, इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉपी पेस्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट और इवन द रिलेवेंट पार्ट्स। आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये बताना है कि आपका ये केस है, इस केस के अंदर ये दस्तावेज है और ये दस्तावेज का ये प्रभाव होगा केस के अंदर, दिस वुड बी द इंटेंडेड इफेक्ट। बस कि ये दस्तावेज है, ये मेरी ओनरशिप दिखाएगा फॉर एग्जाम्पल। इट इज सिंपल। आपको जरूरी नहीं है कि पूरे उसको सेल डीड को कॉपी पेस्ट कर रहे हो उसके अंदर। पर अगर कोई ऐसी बात है, उसके अंदर कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो बहुत क्रूशियल है, जिसकी वजह से ही पूरा केस हो रहा है, वो लाइन, कोई एक ऐसा सेंटेंस है, तो उसको आप कोट कर सकते हो। तो मतलब कंप्लीट प्रोहिबिशन भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट का एक भी शब्द नहीं होना चाहिए। बहुत जरूरी है कोई बात लिखना इन द एग्जैक्ट सेम मैनर तो लिख दो, पर अगेन प्रिसाइसली लिखो उसको भी। पर आम तौर पर तो कुछ मत लिखो कंटेंट का, केवल उस डॉक्यूमेंट का प्रभाव बता दो। क्योंकि बच्चे इन एनी केस जो भी आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो कोर्ट में तो साबित करोगे ना, मतलब सॉरी कोर्ट में तो सबमिट करोगे ही ना। जब कोर्ट में सबमिट करोगे तो जज साहब डॉक्यूमेंट को ही देख लेंगे, आपके प्लेंट से क्यों पढ़ेंगे, डायरेक्ट देखेंगे ना फर्स्ट हैंड। हो सकता है आप प्लेंट में कुछ शब्द वर्ड बदल दो, तो आपकी तो प्लेंट पढ़ के भी वो भरोसा नहीं करेंगे उस पर, वो तो उस डॉक्यूमेंट को ही देखेंगे इन एनी केस। तो क्यों आप इतनी मेहनत करोगे? फॉर दैट रीजन इफ यू आर रिलाइंग ऑन एनी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, जस्ट टेल व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस। यहां पे इस बात को भी समझना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रूल 2 के उस रूल के साथ कि आपको एविडेंस स्टेट नहीं करना है, आपको केवल फैक्ट्स स्टेट करना है, और रूल 9 के इस डॉक्यूमेंट के इफेक्ट के बताने बारे में।
कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जब हम किसी डॉक्यूमेंट का अफेक्ट बता रहे हैं, कहीं क्या हम उसको एक एविडेंस के तौर पर पेश नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है, पर दोनों का एम अलग है। जब मैं किसी डॉक्यूमेंट का बता रहा हूं कि उसका रोल क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये डॉक्यूमेंट मेरी ओनरशिप प्रूव करता है, या ये मेरे को मालिक साबित करता है, या ये मेरे को किराएदार साबित करता है। मैं बस बता रहा हूं दैट दिस इज द डॉक्यूमेंट ऑन विच आई रिलाई टू बी द वेरी रीजन। बहुत सुनने में भी बहुत सिमिलर साउंड करेगा, एंड एक्चुअली इट इज वेरी सिमिलर, बट दोनों के पीछे पर्पस बहुत अलग होता है। ये कहना कि इससे मेरी ओनरशिप साबित होती है या मैं साबित करूंगा, और ये कहना कि दिस इज द आधार ऑफ माई ओनरशिप, दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। दे मे साउंड सिमिलर, but stating the effect of a document and presenting a document as an evidence within the plaint, ये दोनों चीजें अलग है। ठीक है, चलो, दिस इज द रूल नंबर 9 कि आपको डॉक्यूमेंट का केवल इफेक्ट स्टेट करना पड़ता है, नॉट द मटेरियल इटसेल्फ। नाउ कमिंग टू द लास्ट रूल ऑफ दिस क्लास, एंड दैट इज रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 जो है बच्चे, वो मानसिक स्थिति के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? मानसिक स्थिति के बारे में। अगर कोई भी ऐसा केस है जिसके अंदर आपको किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में व्याख्या करनी है, बताना है जैसे कि उसने जो भी कुछ किया जानबूझ के किया, बुरी इंटेंशंस के साथ किया, या दिखाना है कि उसने जो भी कुछ किया फ्रॉडेंटली किया, धोखेबाजी की इंटेंशन के साथ किया, या जो भी उसने कुछ किया सारी जानकारी होते हुए किया, ये सारी क्या है? किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में आप कह रहे हो, या कोई और स्थिति उसके दिमाग की बता रहे हो कि वो नेग्लिजेंसली किया, या जो भी है, किसी की व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में आप अपनी प्लीडिंग के अंदर लिख रहे हो कि किसी ने कुछ किया है और किस मानसिक स्थिति में किया है। अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको केवल इतना सा लिख देना है कि उसने मैलिस के साथ किया, उसने फ्रॉडलेंट के साथ किया, उसने नॉलेज के साथ किया, या जो भी दूसरी मानसिक स्थिति उसने नेग्लिजेंस के साथ किया। ये जरूरी नहीं है कि आप वहां पे पूरी कहानी सुनाओ कि आपको क्यों लगता है कि उसने मेलाइस के साथ किया, या क्यों लगता है कि फ्रॉडेंटली किया, या क्यों लगता है कि नॉलेज के साथ किया, या क्यों लगता है नेग्लिजेंस के साथ किया। नहीं नहीं, यू डोंट नीड टू टेल द सर्कमस्टांसेस थ्रू विच कि आपको लग रहा है कि ऐसा है। आपको बस लिखना है कि आपको लग रहा है कि ऐसा है। आपको क्यों लग रहा है वो तो ट्रायल में पूछेंगे ना आपसे, वो तो ट्रायल में पूछेंगे आपसे। ये उसमें प्लेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे लिखना है कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ धोखेबाजी की इंटेंशन के साथ 10 लाख रुपए लिए हैं मेरे से, तो 10 लाख रुपए लेना तो एक फैक्ट है, पर उसकी धोखेबाजी की इंटेंशन थी या नहीं ये तो मैं अलीज कर रहा हूं, मैं अलीज कर रहा हूं ना। मेरे को बस इतना लिखना है कि माई फ्रेंड फ्रॉडेंटली टुक माई मनी, बस इतना लिखना है। मेरे को ये नहीं लिखना है कि इस पे तो मेरे को बचपन से शक था, ये तो इस कास्ट का है, ये तो साले होते ही सारे चोर हैं। नो 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 नो, you don't need to state the circumstances or the reason for your belief. You just need to state what you feel about the particular state of mind of a particular person. बस that is the simple rule. बस सिंपल सी बात है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति की अगर आप स्टेट ऑफ माइंड पे रिलाई कर रहे हो, तो कुछ ऑफेंसेस के लिए जरूरी होता है स्टेट ऑफ माइंड का। कोई कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप बोनाफाइडली करते हो तो वो कुछ उसमें कुछ गलत नहीं होता, पर उसी चीज को आप मेलिस के साथ करते हो, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ करते हो, ज्ञान के साथ करते हो, तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गलत तो वो बिना मेलिस के भी है, पर मेलिस के साथ ज्यादा गलत है। गलत तो वो बिना फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ भी है, बट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ ज्यादा गलत। तो ऐसी जगह पर आपको लिखना पड़ता है कि किसी व्यक्ति ने किस मानसिक स्थिति में आपके साथ कैसा किया। तो आपको वो व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू स्टेट। जो भी सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका है ये बताने का कि आपको क्या लगता है कि उसकी दिमागी स्थिति क्या थी, वो इस्तेमाल करो। इन सब शब्दों से अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो,
दैट इज फाइन। अगर और कोई शब्द इस्तेमाल करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। यू डोंट नो नीड टू गो इनटू द सर्कमस्टांसेस। तो रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 में हमको यही सीखने को मिलता है कि रूल नंबर 9 के अंदर हम किसी भी डॉक्यूमेंट की व्याख्या, देखो दोनों ही रूल नंबर 9 हो चाहे 10 हो, ये दोनों भाई भाई इसीलिए हैं क्योंकि दोनों ये रूल नंबर 2 का पर्पस सर्व कर रहे हैं कि कोई भी प्लीडिंग्स है वो क्रिस्प होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, मतलब छोटी होनी चाहिए। ये दोनों ही उसको बड़ा होने से रोक रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट को पूरा नहीं लिखना, केवल उसका इफेक्ट लिख देना है, किसी की पूरी व्याख्या नहीं करनी, दैट व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द बैकग्राउंड लॉजिक, बस लिख दो कि क्या स्टेट ऑफ माइंड है। ये दोनों ही चीजें ट्रायल में हो जाएंगी कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है और किसी की क्या इंटेंशन थी, वो ट्रायल में प्रूव हो जाएगा, ठीक है। दिस इज रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 10। चैट बॉक्स में बताओ वाई टाइप करके। इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट कर देख लेना एक बार वीडियो को दोबारा। बड़ी सिंपल सी बात है कि मेरे को डॉक्यूमेंट में स्टेट नहीं करना, मेरा डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है वो स्टेट करना है। अब इसमें समझ में ना आने वाली तो कोई भी बात नहीं है। क्लियर है बच्चे सभी लोगों को? चैट बॉक्स में वाई टाइप करो फटाफट से। सभी लोग, एक एक बच्चा, बार बार नहीं बोलूंगा बच्चे में। वेरी गुड, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने ऑर्डर नंबर 6 को रूल 10 तक कवर कर लिया है। अब हमारा जो एजेंडा है फॉर द नेक्स्ट क्लास वो रूल नंबर 11 से लेके 17 तक है, ठीक है। कुछ रूल्स उसमें भी छोटे हैं, कुछ रूल्स लेंदी हैं, बट मुझे लग रहा है कि एक आवर में काम हो जाएगा। तो टाइम पे आ जाना 9 बजे, मैं 9 बज के 1 मिनट या 2 मिनट पे क्लास को शुरू कर दूंगा। तो बी ऑन टाइम, विल स्टार्ट विद द डिस्कशन, कंटिन्यू विद द डिस्कशन। तब तक थोड़ा सा रिलैक्स करके आना अपने दिमाग को, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।